ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर किन तत्वों से बना है, क्या वो तत्व मेरी डाइट में प्रेजेंट है या नहीं है। एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमल है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, रोटी नहीं खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप प्रोटीन और फैट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर किन तत्वों से बना है, क्या वो तत्व मेरी डाइट में प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने उसको टू द टी डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। विदिन 1.5 मंथ मैंने 8 kgs लूज़ कर लिया। मैं रोहतक नहीं रहना चाहती थी, मैं थोड़ा एक्सपोजर चाहती थी अपनी लाइफ में कि मुझे बाहर का भी एक्सपीरियंस मिले तो इंसान बेटर प्रैक्टिकल पर्सन बनता है। मैं बहुत मोटी थी बचपन से। ये मेरे लिए करो और मरो वाला चांस था जहाँ पे मैं अपने पैशन, अपने ड्रीम को रियलाइज कर सकती थी। द हरियाणा टॉक्स प्रेजेंट्स शी टॉक्स, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स की शी टॉक सीरीज़ में आज हमारे विशेष मेहमान है निकिता गर्ग। आप एंटरप्रेन्योर हैं, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशन कोच हैं, मुंबई बेस्ड हैं। वैसे है हरियाणा की बेटी, लेकिन पूरी दुनिया में अपना नाम बना रही है और इनके बारे में हमें बहुत कुछ पता लगा है और हम आज आपसे मिलवाने के लिए इनको हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाया ताकि इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका बेनिफिट आपको भी मिल सके। निकिता जी, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे, आप सुनाएं। तो मुंबई वाई मुंबई मेरा बचपन से जाने का सपना था। मैं जाना चाहती थी हमेशा बॉम्बे। मैंने सुना था कि सपनों की नगरी है, माया नगरी है और यहाँ पे जो भी जाता है अपना करियर बना ही लेता है। तो मैंने इसलिए बॉम्बे जाने का मेरा बहुत क्रेज़ था, इसलिए मैंने बॉम्बे एक लोकेशन चूज़ की। कब गए आप मुंबई? पढ़ाई पूरी करके गए या कब? हाँ जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट करके गई, रोहतक से, MDU यूनिवर्सिटी से। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद फिर मैंने बॉम्बे जाने का डिसाइड किया क्योंकि मुझे फ़िटनेस के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका था और वहाँ पे जाके मैंने कोर्सेज़ किए एंड फाइनली बस मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे उस टाइम पे क्या करना है, लेकिन अंदर से एक कॉलिंग आई कि मुझे वेलनेस सेक्टर में जाना है। तो मैं अपनी यहाँ से पूरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन करके बॉम्बे पहुँच गई। तो वहाँ आपको किसने संभाला? क्योंकि जैसे हम मुंबई के बारे में सुनते हैं तो ऐसी स्ट्रगल स्टोरीज बताते हैं कि मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठ के गया और वहाँ मेरे जेब में इतने रुपये थे, फिर मैं रेलवे स्टेशन पे सोया। निकिता गर्ग की मुंबई की क्या कहानी है? मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि मैं ट्रेन में बैठ के गई थी, बट ये एक लड़की की अपनी अलग कहानी है। चाहे वो किसी भी घर से बिलोंग करती हो, अच्छे घर से बिलोंग करती हो या हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, हर लड़की की अपनी एक स्ट्रगल होती है अपना करियर चूज़ करने के लिए। तो मेरी ये स्ट्रगल थी कि मुझे एक इंजीनियरिंग फील्ड से वेलनेस फील्ड के अंदर आना है। तो मेरा ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था और बेसिकली मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, हमेशा से टॉपर रही। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लगा कि इतने हाई क्वालिफाइड एरिया से आप ये वेलनेस सेक्टर में क्यों जाना चाह रहे हो। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था उन्हें, बट दे हैव बिन माई बिगेस्ट सपोर्ट। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद निकिता गर्ग नहीं होती। एक और चैलेंज था आपके लिए, जो वैश्य समाज है उसमें बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। Correct. या फिर गवर्नमेंट जॉब तो सभी की पसंद होती है, लेकिन एक ऐसा फील्ड शायद आपके परिवार में कोई नहीं था और फिर रोहतक छोड़ के मुंबई माया नगरी में बहुत सारे चैलेंज। वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बिकॉज इसमें मैं कहूँगी कि मेरी मदर का रोल है सबसे बड़ा। बेसिकली मैं एक MDU के कॉलेज मैगज़ीन की एडिटर थी। तो वहाँ पे मुझे बोला गया था कि आप एक पोएम लिख। तो मैंने वो पोएम लिखी, मेरी तमन्ना। मेरी मम्मा ने वो रीड किया पोएम और मम्मी ने बोला कि तेरी तमन्ना क्या है। मैंने बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है। एंड विदिन 15 मिनट्स, आई डोंट नो हाउ माई मदर कन्विंस्ड माई फादर, लेकिन मेरे फादर बिल्कुल भी रेडी नहीं थे उस टाइम पे मुझे भेजने के लिए। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं उनसे कहीं भी दूर चली। You were at the age of? I was at the age of 23 at that time, 23-24. ओके, 23 की एज में लड़की को शादी की बात सोचते हैं। आपको मुंबई भेज दिया। मैं ये बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स जैसे हैं
वो सभी लड़कियों को मिलने चाहिए. माई मदर हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ माइन. मेरे फादर भी हैं, चाहे अग्री करें कोई भी मेरे डिसीजन से या नहीं करें, बट ही हैज़ ऑलवेज बीन स्टैंडिंग विद मी. आपकी मम्मी और पापा दोनों ही एमडीयू में प्रोफेसर्स हैं. जी, बोथ आर प्रोफेसर्स, और आप ही एमडीयू से पढ़ी हाँ जी. लिखी लड़की हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड से बिलोंग करती हैं. तो मुंबई जब आप गए तो मुंबई में आपने कैसे एस्टेब्लिश किया अपने आप को? देखिए, मुंबई में मैं जब गई थी, ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन 6 महीने पहले हो गया था. 2015 में नोएडा में मेरा सिलेक्शन हो गया था मास्टर ट्रेनर कोर्स के लिए. और पापा ने घर पे आते ही मना कर दिया था कि बॉम्बे नहीं जाना है, तेरा सिलेक्शन हो गया, चलो ठीक है. फॉर 6 months आई वॉज कलेक्टिंग माई मनी. तो जो लड़की हमेशा मिंत्रा पे शॉपिंग करके हमेशा अपने घर पे ऑर्डर कर रही थी, उसने ऑर्डर्स करने बंद कर दिए. और जो भी मैं टॉपर के थ्रू मुझे जो स्कॉलरशिप्स आती थी या मैंने थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा काम किया, उससे मैंने पैसे कलेक्ट किए. और वो कलेक्ट करने के बाद मेरे पास अमाउंट 1,30,000 हो गया था 6 months के अंदर. और मैंने मम्मा को कहा कि आपको फ़ीस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कोर्स करना ही है. एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन से मिस्टर कैजात कपाड़िया, उनसे मुझे ये कोर्स करना है. तो मैं करना चाहती थी वहाँ पे. मैंने कहा फ़ीस मैंने इकट्ठी कर ली है. नोएडा कोर्स हुआ ये? नहीं, बॉम्बे में ही हुआ. अच्छा, क्योंकि ये बॉम्बे में ही होना था ये कोर्स. तो मैंने ये सोचा था कि ये करो और मरो वाला चांस है मेरे लिए. और नहीं तो फिर मेरे लिए एक ही ऑप्शन था, कंपनी ज्वाइन करो, कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी, फिर वहाँ से अपना करियर आगे बढ़ाओ. ये मेरे लिए करो और मरो वाला चांस था, जहाँ पे मैं अपने पैशन, अपने ड्रीम को रियलाइज़ कर सकती थी. तो समहाउ मैंने मेरे पेरेंट्स को, मम्मा को कन्विंस किया. एंड फिर मैं डैड को, मम्मा ने कन्विंस किया. डैड मुझे बॉम्बे ले आए. और बॉम्बे आने के बाद हमने अकोमोडेशन देखी और बाकी के सारे कोर्सेज भी उन्होंने एनरोल करा दिए. एट दैट टाइम कितना लंबा कोर्स होता है ये आप लगा लीजिए 1 year के अंदर मैंने सारे कोर्सेज कर लिए थे. न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी हो सकते थे मैंने सभी कर लिए थे. एंड इट वाज वे बैक इन 2016-17. 2016 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की. एंड 2017 अप्रैल तक मेरे ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए थे. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स व्हाट वाज नेक्स्ट? ये मुझे भी नहीं पता था. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स मम्मी पापा को लगा कि अब तो कोर्स कंप्लीट करके घर वापस आना ही है इसने. तो मैं एक्चुअली गई भी घर, लेकिन इस इंटेंशन से कि मुझे बॉम्बे वापस आना है. और मेरे पास कोई भी जॉब नहीं था उस टाइम पे कि मैं बॉम्बे सस्टेन कर सकूं, क्योंकि मॉम डैड ने सिंपली मना कर दिया था, नाउ यू हैव टू अर्न एंड सपोर्ट योरसेल्फ. सो आई सेड कि ओके. मैं घर वापस गई, तब मुझे पता चला कि आई एम बीइंग अवॉर्डेड एज गोल्ड मेडलिस्ट. फिर मैंने कॉन्वोकेशन तक मैं यहाँ पे रुकी. एंड देन मैंने मम्मा को बोला कि आई एम गोइंग बैक. तो आई थिंक माई मम्मा सपोर्टेड एट दैट टाइम ऑल्सो. फिर मैं गई, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि मैं न्यूट्रिशन पढ़ाना चाहती हूँ. आई वॉज वेरी 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 क्लियर कि मुझे और कोई काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की अवेयरनेस, न्यूट्रिशन का एजुकेशन वो देना है. तो फिटनेस फील्ड के अंदर भी मुझे मेरा पैशन समझ में आ गया. आपकी भी कोई पर्सनल जर्नी है कि, क्योंकि जब आप फिटनेस कह रहे हैं तो आपकी कोई पर्सनल स्टोरी है, कोई पर्सनल स्टोरी के बिना आप फील्ड चेंज ही नहीं कर सकते. मैं बहुत मोटी थी बचपन से. मैं ये सोचती थी कि मेरे पास सब कुछ है, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी लाइफ है बाय गॉड्स ग्रेस. और स्पोर्ट्स पर्सन भी थी. 9 नेशनल्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल के अंदर. आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, चाहे वो रेसिंग हो, स्विमिंग हो, कोई भी हो. आई यूज टू बैग पोजिशंस विद दैट हैवी वेट. लेकिन हुआ क्या कि मेरा वेट जो है वो एक एज होती है हमारी, प्यूबर्टल एज, उसके बाद बढ़ता ही गया, कम ही नहीं हो रहा था. चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ, चाहे मैं ग्राउंड्स पे राउंड लेकर आऊँ, यू नो, पापा हमेशा 6 बजे उठ के मुझे रनिंग के लिए लेके जाते थे, लेकिन कोई वेट में असर ही नहीं आता था. तो वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा एवरेज क्लास की लड़कियों से मेरा वेट 5 से 6 किलो ऊपर ही रहता, और हर क्लास में मेरा वेट 5-5 किलो बढ़ता ही जा रहा था. और 11th-12th में ऐसा हुआ कि मेरा वेट जो है वो 15-20 kgs मतलब ऊपर ही हो गया, जो आइडल बॉडी वेट से ज़्यादा था. तो माय मैक्सिमम वेट वाज 70.
फिर मेरे पापा ने बोला अब मुझे तुझे ले जाते हुए शर्म आती है कि कोच साहब की बेटी ऐसी नहीं हो सकती, यू हैव टू बी फिट। तो मैंने वो चैलेंज लिया, फिर मैंने एक जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे एक डाइट चार्ट रखा हुआ था, मैंने उसको टू द टी डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। विदिन 1.5 मंथ मैंने 8 kgs लूज़ कर लिया। उसके बाद भी मुझे वो सेटिस्फाइंग बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वेट झड़ा है, पर अभी भी आपके बॉडी के अंदर मोटापा है, अभी भी आप कोई अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनना चाहते हो वो नहीं पहन सकते हो। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने, आई वॉज ऑलवेज रिबेलियस, मैं रोहतक नहीं रहना चाहती थी, मैं थोड़ा एक्सपोजर चाहती थी अपनी लाइफ में कि मुझे बाहर का भी एक्सपीरियंस मिले तो इंसान बेटर प्रैक्टिकल पर्सन बनता है। तो मैंने थोड़ा सा फोर्स किया, मेरी परसेंटेज अच्छी थी तो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है स्कॉलरशिप के बेसिस पे ज्वाइन कर लिया। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गया। एंड आई मस्ट से कि LPU हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। और कम्प्लीटली बॉडी वाइज भी मुझे चैलेंज मिला। बॉडी वेट 62 के आसपास रहता था, तब भी मैं मोटी दिखती थी उसमें भी, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 62 भी ज़्यादा है। तो मुझे किसी ने क्लास में चैलेंज किया तो कभी पतली ही नहीं हो सकती, और मैंने वो चैलेंज फिर एक्सेप्ट किया कि मैं इस क्लास की सबसे पतली लड़की बन के दिखाऊंगी। एंड डिड यू प्रूव? यस, आई डिड प्रूव। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे नया जिम खुला था एंड इट वाज एक्सेलेंट, फिटनेस एज करके एक जिम था। एंड लकीली मेरे जो ट्रेनर थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड उनकी वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी, जैसी भी गाइडेंस उन्होंने मुझे दी, एक्सरसाइज से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उन्होंने मेरा वेट कम करके दिखाया। वो मेरा वेट 60 से 45 तक ले आए थे। मतलब Really? ये मेरी चॉइस थी, ये उनकी चॉइस नहीं थी। मेरे ट्रेनर सब ने मुझे मना किया था कि ये बहुत लो वेट है, बट पंजाब में एक गाना चलता था, लक 28 कुड़ी दा 47। Wait, सो कुड़ी दा। आई वांटेड टू बी इन द बेस्ट ऑफ माय बॉडी कॉम्पोजिशन। लेकिन मेरे में एक चीज़ थी कि मैं मेहनत करना चाहती थी हमेशा। और मेहनत कैसे कि मैं एक्सरसाइज बहुत करती थी, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेरे ट्रेनर ने कहा मैंने बहुत डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो किया। वो जो आप कह रहे हो ना कि आप मेहनती थे, आपके फादर साहब रेसलिंग में, आपके अंकल सेलिब्रेटेड रेसलर, और ये तो आपके खून में भी तो है, कह सकते हैं। मैंने आपको बोला कि अपब्रिंगिंग एंड बैकग्राउंड का काफ़ी हाँ, फर्क पड़ता है। DNA भी ऐसा ही है। DNA भी ऐसा ही हो गया। आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये इंटरनली आता है आपको। तो आई वॉज़ वेरी कीन ऑन चेंजिंग माई बॉडी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये बॉडी वेट बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है, बट आई डिड प्रूव माई सेल्फ। मैंने 45 kg अपना बॉडी वेट अचीव कर भी लिया था। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी इस पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे कि मेरा बॉडी वेट कैसे ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। लेकिन वो जो बॉडी वेट था, इट इज़ अ नॉन सस्टेनेबल बॉडी वेट। वो 45 किलोस नहीं कर सकते आप सस्टेन मेरी हाइट में भी, क्योंकि वो एक एज थी जिसने मेरा मसल तो रिटेन किया, लीन बॉडी मास मेंटेन किया, फैट काफ़ी कम हो गया था, लेकिन वो सस्टेनेबल बॉडी वेट नहीं है। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि एक दिन कुछ भी आप एक्स्ट्रा खा लो, आपका 2 kg बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो आई वाज लाइक कि आप बिना खाए कब तक रह सकते हो? ऐसा क्या साइंस है बॉडी में? क्या मैं हेरिडिटरी ऐसी हूँ? व्हाई आई एम नॉट लकी? ये लड़कियां कैसे पतली रह जाती हैं रसगुल्ला खा के, केक खा के, और मैं तो रसगुल्ला खा के बिल्कुल वैसी रसगुल्ले जैसी हो जाती हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं आई रियली वांटेड टू नो। तो किसी ने मुझे गाइड किया था, वो भी मेरे आज के दिन पे वो मेरे कोच रह चुके हैं, न्यूट्रिशन प्लान कर रहे थे वो भी मेरे लिए, प्रशांत सर। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप बॉम्बे में जाके कोर्स करो, आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत पैशनेटली वर्कआउट्स करते हो, तो आपको द बेस्ट से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ वेट लॉस के लिए एंड फिटनेस के लिए। तो मुंबई जाने के बाद आपने कोर्स किया, उसके बाद आप वापस घर आए, घर आने के बाद आपने पेरेंट्स को दोबारा कन्विंस किया, और पेरेंट्स का ये कंसर्न ज़रूर रहा होगा कि ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू गो जाइए, लेकिन वहाँ सस्टेन पेरेंट्स की पैसे पे करेंगे तो दिस इज़ नॉट ए वाइज आइडिया। दिस इज़ नॉट अ वाइज आइडिया। तो ये मेरे अंदर एक चीज़ और थी कि मैं हमेशा से बहुत कमाना चाहती थी, इंडिपेंडेंट वुमेन, कि मुझे पता चल गया था कि अपना पैसा अपनी ताकत होती है। तो आई वॉज ऑलवेज एम्बिशियस अबाउट
इट, और आई थिंक ये गलत भी नहीं है, पैसा कमाना, एम्बिशन रखना गलत भी नहीं है, और मैं कोई छोटा नहीं सोचती थी। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, मैं हमेशा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ही सोचती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे घर में कोई कमी थी, बट ये मेरा खुद का विजन था मेरे लिए कि मैं खुद से अपना घर खरीदूँ, खुद से अपनी गाड़ी खरीदूँ, खुद से अपना एक वेंचर बनाऊँ, खुद से अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बनाऊँ। ये मेरे माइंड में हमेशा से था, बचपन से ही था। मेरे लिए मोटिवेशन अंबानी जी थे हमेशा से। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बिजनेस नाउ? आई वुड से कि 2021 में मैं जॉब में थी। 2021 के बाद ही मैंने सारे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर किए। तो पिछले 4 साल से आप बिजनेस के अंदर हैं? हाँ जी, मैं अभी भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ईजी नहीं होती, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली आप करते क्या हैं? मतलब जैसे हमने कहा सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, तो बेसिकली होता क्या है ये? बेसिकली वैसे ये वर्ड लोगों ने दिया कि जब भी आप कोई पब्लिक फिगर से मिलते हैं, आप उनको कंसल्ट करते हैं, तो आपको एक टैग लाइन दे दिया जाता है सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट। बट आई वुड से कि मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ सबके लिए। आप अपने आप को सेलिब्रिटी मानो वो बात अलग रहती है, बट दिस इज़ नॉट द केस। आई एम अ टीचर एंड मैं न्यूट्रिशन पढ़ाना काफ़ी पसंद करती हूँ। पढ़ाना मेरा एक पैशन है, शायद ये खून में भी है हमारे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं। मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत पसंद है। सो मैं पढ़ाती भी हूँ न्यूट्रिशन को लेकर। आई कंसल्ट ऑल्सो पीपल फॉर न्यूट्रिशन, ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं, एंड उसके साथ साथ मैं एंजल इन्वेस्टिंग भी करती हूँ कंपनीज़ के अंदर। तो मैं ये मानती हूँ कि सेल्स और फाइनेंस किसी भी देश का, किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है। रेवेन्यू जनरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप सैलरी लेते हो या कुछ भी करते हो, आपके लिए सेल्स और वेल्थ बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने वेट मैनेजमेंट की बात की, आपने खुद हाँ की जी। पर्सनल स्टोरी भी शेयर की जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत ही इंस्पायरिंग है। लेकिन ये बताइए कि अगर व्यक्ति थोड़ा खाए, वेट कम करे तो सस्टेन नहीं हो पाता, करेक्ट। तो इसको वो बैलेंस कैसे करे? या डाइट बदलने की ज़रूरत है, मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है? मतलब आखिरकार देखिए, अगर आपको बॉडी वेट चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने एक ग्लास मौसमी का जूस पिया तो मेरी बॉडी के अंदर ये जाके क्या करने वाला है, खून में मिलके ये कौन से ऑर्गन में जाके मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वेट लॉस में आपको बॉडी के कौन से हिस्से में आपको कमी करनी है। वेट के अंदर, बॉडी के अंदर मसल्स भी होते हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं, बॉडी के अंदर बोन्स भी होती है, इन सभी का वेट होता है। बॉडी के अंदर पानी भी होता है कि आपको बॉडी का पानी कम करना है, क्या आपको बॉडी के ऑर्गन्स कम करके वेट कम करना है, या बोन्स निकाल के आपको वेट कम करना है, या मसल का साइज़ कम करके आपको वेट कम करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है फैट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन वो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे चलने में प्रॉब्लम आती है, या हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट होने लग जाते हैं, आपकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस भी ख़राब होने लग जाती है। एंड आई थिंक जब फिजिकल अपीयरेंस ख़राब होती है, इंसान कॉन्फिडेंस भी महसूस नहीं कर पाता। एक अच्छी बॉडी में रहना, वो ऐसा लगता है जैसे आप किसी बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो, वो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग देता है आपको, और आप खुद भी गंदा खाना पसंद नहीं करते हो। तो बेसिकली जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम फैट लॉस की बात करते हैं जी। आपके शरीर में यही एक सेल है जो बेहिसाब बढ़ सकती है और कहीं से भी बढ़ सकती है, और जो आपके लिए हार्मफुल भी है। हमें मसल्स कम नहीं करने हैं, हमें बोन्स कम नहीं करने हैं, हमें ऑर्गन्स कम नहीं करने हैं, हमने फ्लूइड भी जो है वो मेंटेन रखना है। लेकिन कोई भी आदमी 20 किलो फ्लूइड गेन नहीं करता है, लेकिन एक आदमी 50 किलो फैट गेन कर सकता है। तो हमें बॉडी के अंदर फैट की मात्रा कम रखनी है, और अगर हमें वेट गेन करना है तो हमें फैट गेन नहीं करना। हमें अगर वेट गेन करना है तो हमें अपनी मसल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, हमारी हड्डियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारा जो ऑर्गन है वो अच्छे से फंक्शन करते रहना चाहिए। तो अगर हमें वेट गेन करना है तो मैं अपना बॉडी वेट जो चेंज कर सकती हूँ वो मसल गेन करके कर सकती हूँ। तो हमें ये शब्द जो हैं वो बदलने पड़ेंगे, वेट गेन और वेट लॉस नहीं, हमें करना पड़ेगा फैट लॉस
एंड मसल गेन। तो ये फैट हमारा लॉस टारगेट होना बहुत चाहिए। ही स्टबर्न होता है। वो हम बना देते हैं अपनी जिद से। वो बोलते हैं ना कि आप अपनी ज़बान को कंट्रोल रखिए, तो अगर कंट्रोल रखेंगे तो अच्छी बातें भी बोल पाएंगे क्या और कम खाने अच्छा से खाने भी क्या हो कम खाने से फैट लॉस होता है? कम ज़्यादा की बात नहीं है, आप अपनी हंगर के हिसाब से खाना खाते हैं, भूख के हिसाब से, शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खाना खाते हैं। ये इसमें कम ज़्यादा ये आपका शरीर खुद डिसाइड करता है। बेसिकली सही खाना बहुत ज़रूरी है। सही खाना क्या होता है? जिन चीज़ों से आपका शरीर बना होता है, अगर आप वही चीज़ें अपनी डाइट में डालेंगे तो ही आपका ह्यूमन बॉडी बन सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको हड्डियाँ बनानी है तो आपको प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए, ठीक है? आप आयरन डाल के हड्डी नहीं बना सकते। कोई हम लोहे का पिलर नहीं बना रहे हैं, हम ह्यूमन बॉडी की हड्डी बना रहे हैं। तो कैल्शियम होगा तो आपकी हड्डी की जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी, वो मेंटेन होगी। सो सिमिलरली अगर मैं ह्यूमन बॉडी के ब्रेकअप को देखूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दांत से लेकर, आँखों से लेकर, स्किन से लेकर, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें बनती किससे हैं। सपोज़ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका बाल किस चीज़ से बनता है। तो अगर आपकी डाइट के अंदर ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो पदार्थ हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कम रहेंगे तो आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने ही वाली है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर किन तत्वों से बना है, क्या वो तत्व मेरी डाइट में प्रेजेंट है या नहीं है, न्यूट्रिएंट्स मेरी डाइट में प्रेजेंट है या नहीं। तो बेसिकली आपको ये जानना ज़रूरी है। क्या खाएं क्या ना खाएं, आम आदमी के लिए बताएं। आम आदमी को प्रोटीन खाना चाहिए प्रोटीन, सबसे पहले। एग, उसके सोर्सेज की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट का अगर हम नाम लेंगे, घी में प्रोटीन को पका के आपको लेना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि सीरियल्स या ग्रेन्स की मात्रा आपको कम करनी चाहिए। रोटी कितनी खानी चाहिए? रोटी आपके शरीर के हिसाब से। अब ये तो बड़ा वैसा क्वेश्चन हो गया कि आपका नहीं, शरीर कितना टॉलरेट कर नहीं, सकता है। आम आदमी यही सोचने वाला कि भाई रोटी खाऊं या ना खाऊं, या कम खाऊं या ज़्यादा देखो, खाऊं। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, रोटी नहीं खाएं तो कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं है। अगर आप प्रोटीन Survive और कर सकते फैट, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7-8 साल से बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। आप रोटी नहीं खाते? 2016 से नहीं, मैं रोटी नहीं खाती। रोटी के लिए तो रोटी भागा दौड़ है चावल सारी। रोटी के लिए भागा नहीं, दौड़ है अपना। रोटी रोटी गेहूं की नहीं खाती मैं, लेकिन पनीर से बना के जरूर खा लेती हूँ। तो आटा किस चीज़ का होता है? आटा नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर अगर सिर्फ पनीर थोड़ा ही सी बाइंडिंग के लिए हम चने का आटा जस्ट इतना सा बाइंडिंग के लिए डाल देते हैं, लेकिन मेन चीज़ वो पनीर से ही बनता है। तो आपको रोटी खानी है, आपको टेस्ट वो चाहिए। आप टेस्ट की बात करो, आपको शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए, वो आप प्रोटीन से भी अचीव कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं, जो हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट इट शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो ना। पनीर की रोटी कितने की पड़ेगी और आई आटे की? डोंट थिंक सो। जो हॉस्पिटल का बिल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे तो दूसरी वो आपकी पूरी एफडी सब कुछ निकाल के ले जाएगा, और सफरिंग करेगा वो और अलग। सफरिंग करेगा अलग, और आप ठीक भी नहीं होके आते। हॉस्पिटल से आदमी ठीक नहीं होके आता, परहेज लेकर आता है। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। ये साइंस है, साइंस को प्रूव किया जा सकता है। साइंस हमेशा लॉजिक्स पे चलती है, फैक्ट्स पे चलती है, फिगर्स पे चलती है। साइंस का मतलब ही यही है। तो अगर बात करेंगे, आपके शरीर में 1% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, लेकिन हमारी डाइट में 100% है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसे जीना है। मुझे ख़राब बॉडी के साथ जीना है, मुझे अच्छी बॉडी के साथ जीना है। देखो, उम्र भगवान तय करते हैं, हम नहीं तय कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोमा में भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय तक बीमार रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र लंबी है। और कुछ लोग होते हैं जो फिट होते हैं, जो 50 की एज में भी चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि इन्होंने तो सब कुछ किया, फिर ये कैसे चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब तक आप जी रहे हो, आपका शरीर कैसा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैज न्यूट्रिशन गॉट टू डू एनीथिंग विद मेंटल हेल्थ? एब्सोल्युटली। मेंटल हेल्थ देखो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा भी खा रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में सिचुएशंस खराब चल रही हैं, तो मेंटल हेल्थ तब भी खराब हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक फिटनेस पर्सन की कभी भी मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो सकती, आपकी सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं, तो आप स्ट्रेस को काफ़ी मात दे सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि स्ट्रेस से होने वाले जो नुकसान हैं वो फिट पर्सन को भी होने ही वाले हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो आपका अच्छा है। खराब न्यूट्रिशन और स्ट्रेस के साथ
बॉडी और भी ज़्यादा खराब होती है। जो चीज़ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको एसिडिटी इशू है, स्ट्रेस आ जाए तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जब बॉडी में काफी लंबे समय तक रहता है, रिलीज होता ही रहता है, तो आपके स्टमक को भी एक सिग्नल मिलता है एसिड प्रोडक्शन का। ओके, एसिड प्रोडक्शन अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो गलत है। बॉडी में हर चीज आपके लिए अच्छी है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए वो गलत है। तो एसिड प्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड से आने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिड के अंदर खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं अगर हम एसिड की बात करें, बट वो ऑप्टिमल अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस है, हमें पेट में जलन हो रही है, वो सही कंप्लेन करते हैं, या उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन का काम ही यही होता है। तो जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर। आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वहां पे भी काफी अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, वो भी एक अच्छा फील्ड है। कोई इसमें कोई बीमारी नहीं होती है, दिस इज जस्ट मेंटल वेलबींग। या आप किसी दोस्त से, कोई रिलेटिव से बात कर लेते हैं, या आपके पास खूब सारा पैसा आ जाए तो भी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हो जाता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी एवरीबॉडी हु इज अ बिलियनेयर और ट्रिलियनेयर इज हैप्पी एंड साउंड एंड सेफ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हर इंसान का अपना अलग रहता है, बट अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं उसके बैड इफेक्ट से बचाने के लिए। वो नेचुरली भी होते हैं, बट कितना इम्पैक्ट डालेंगे वो आपके स्ट्रेस लेने पर पता चलेगा। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते ही रहें? एक्सरसाइज जो भी आप करो, आप राइट रीजन से एक्सरसाइज कीजिए। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमल है। तो फिर किससे वेट लॉस होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या? अब सारा घूम फिर के सवाल वही आ गया, न्यूट्रिशन में क्या? उसके लिए आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, बट न्यूट्रिशन में यस मैं बोल सकती हूँ कि गुड सोर्सेज ऑफ आप प्रोटीन ले सकते हो, जैसे कोई वेजिटेरियन प्रोटीन इज वन। जैसे प्रोटीन जो हमारी इंडियंस की डाइट है, खास करके नॉर्थ इंडियंस की, क्या न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में हम ले पाते हैं? आई वुड से अ बिट यस, ठीक है, क्योंकि हम खाते भी ज़्यादा हैं और वर्कआउट्स भी करते हैं, ये हमारे थोड़े खून में आ चुका है। क्योंकि हम मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कुछ लोग हैं 2-2 लीटर मिल्क पी जाएंगे, तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मिल्क से पूरी हो जाती है, बट अगेन 2 लीटर अगर कोई दूध पी रहा है पूरे दिन में तो उसको शुगर भी बहुत सारी मिल जाती है, लैक्टोज जो है वो 100 ग्राम्स तक मिल जाती है, तो उनको पेट में काफ़ी इरिटेशन, गैस का प्रॉब्लम, फ्लॉटुलेंस, ये सब हो सकता है। तो लेकिन उनकी मैं ये बोलूँगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन और फैट की वो पूरी हो जाती है 2 लीटर दूध पीने से। अब हर कोई 2 लीटर दूध तो पीता नहीं है, बट फिर भी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स नॉर्थ साइड में काफ़ी चलते हैं, तो उस वजह से आई वुड से कि उनकी फिर भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बट इफ़ आई गो टू द वेस्टर्न साइड, या फिर जो लोग बिल्कुल ही प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनको प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन जो वैल्यू आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन से मिलेगी, जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो उसको हम compete नहीं कर सकते। दाल में होता है प्रोटीन? दाल में होता है प्रोटीन, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम में कमी है। तो किस चीज़ में है जो हमारे चारों तरफ है? दाल जो होती है उसके अंदर 60% कार्बोहाइड्रेट होता है और 20% प्रोटीन होता है। अगर आपने 100 ग्राम दाल ली है, उसमें 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, 21 ग्राम्स प्रोटीन है। आप ये बोल सकते हो कि रोटी से ज़्यादा प्रोटीन दाल में है। रोटी में 10-11 ग्राम मिलेगा आपको 100 ग्राम गेहूं में, चावल में तो हार्डली 1 ग्राम प्रोटीन है। तो हमारे चारों तरफ जो चीज़ है उनमें से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है? पनीर में। पनीर। अगर आप वेजिटेरियन सोर्स की बात करते हो, नॉन वेजिटेरियन सोर्स तो आपको मालूम तो है सारे है। हाँ, वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हम खुद प्रोटीन से बने, हम अगर शेर हमें खा जाए तो हम उसका प्रोटीन बन जाते हैं सिंपल है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ प्रोटीन के सोर्सेज की वेजिटेरियनिज्म में, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क से काफ़ी परहेज करते हैं लोग लैक्टोज की वजह से, विच आई अंडरस्टैंड कि लैक्टोज एक प्रॉब्लम है डाइजेशन में। तो पनीर जो एक प्रोडक्ट है वो, उसमें आपको ऑप्टिमल अमाउंट्स में प्रोटीन मिलता है, साथ में आपको फैट भी अच्छी मात्रा में मिलता है, विटामिन्स भी मिल जाते हैं पनीर के अंदर।
एंड आपको कार्बोहाइड्रेट जो है, लैक्टोज की मात्रा काफ़ी कम रहती है। आप वेलनेस कोच भी हैं, हाँ ये जी। वेलनेस कोचिंग क्या होती है? वेलनेस इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है, एक्सरसाइज भी होती है, या मार्केट में ऐसी कोई नई चीज़ें आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ऑक्सीजन चैम्बर्स चल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस थेरेपी चल रहा है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस थेरेपी। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं उसके बारे में हम काफ़ी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी चल रहा है ओजेम्पिक, वेट लॉस के लिए। क्या है ये? ये पेप्टाइड्स हैं जो आपको वेट लॉस करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म तो थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, बट ओजेम्पिक है और सम एंटी ओबेसिटी पेप्टाइड्स जो मार्केट में आजकल काफ़ी आ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट आपका ओजेम्पिक बन जाता है, वो आपको कंट्रोल करता है, ये खाना है नहीं खाना है। लेकिन जब आप ओजेम्पिक आप लेते हैं तो वो अंदर से आपके हॉर्मोन्स को, आपके रिसेप्टर्स को कंट्रोल करता है, आपकी हंगर पैंग्स को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो उससे भी क्या होगा कि आप अगर आप कम खाएंगे तो ऑब्वियसली फ़ैट कम बनेगा आपकी बॉडी में और आप फैट गेन कम करोगे, तो उससे लोगों को लगता है कि शायद हमारा फैट लॉस हो रहा है। अगर हम डाइट को बैलेंस कर दें हाँ तो आपको लगता है कि फैट लॉस, वेट मैनेजमेंट इज पॉसिबल? 200%। अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। देखो, मैंने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, मैंने किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया था। जिम में एक जो कॉमन डाइट चार्ट लगा था, मैंने वो फॉलो किया। और जब मैंने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आई, जहाँ पर मैंने 60 kg वेट से 45 kg तक लेकर आई, तब भी मैंने एक डिसिप्लिन फॉलो किया था। डिसिप्लिन इज़ वेरी फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 1 year। अच्छा, किसी को भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना है, वेट मैनेजमेंट करना है, 1 साल तो चाहिए। 1 साल चाहिए, और डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। अगर कोई 150 kg है या 180 kg, उनको 2-2.5 साल लगेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या थायराइड है या PCOS है, उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट ये हमें सोचना है कि दिस इज़ समथिंग नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप एक्टिविटी। ये आपका लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए। जब तक आप इसको लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी होता है कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम लोग 80 यूरोज़ पर मंथ खर्च करेंगे अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। तो अगर हम इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे, ये बाउंस बैक करेगा। 80 यूरोज पर मंथ, जिसमें जिम का फीस या न्यूट्रिशनिस्ट का फीस, जैसा भी उनको सर्विसेज मिलते हैं, या फिर वो अपने एडवाइजरी रखते हैं, हेल्थ एडवाइजरी, तो 80 यूरोज़ के आसपास ऑन एन एवरेज दे स्पेंड। वहाँ पे उन्होंने ये उनके रूटीन में है, जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही। मैं ये नहीं कह रही कि आपका US के अंदर ओबेसिटी कम है, बट जो लोग फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। सो ये यूरोप में मैंने थोड़ा सा कल्चर देखा है। सो व्हाट आई वुड से कि आपका ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर आप इसको स्टार्ट एंड स्टॉप एक्टिविटी बनाएंगे तो वो बाउंस बैक ज़रूर करेगा। आप किसी भी दुनिया के किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाएं, किसी के पास भी, आप गूगल से भी आप डाइट प्लान डाउनलोड करेंगे, वो भी वर्क करेगा आपके लिए कुछ महीने। लेकिन अगर आप स्टार्ट एंड स्टॉप रखेंगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। जैसे नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस बार तो मैं आने वाले साल में मैं जीवन बदल दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा, और वो जिम की फीस भी जाके पे करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं। लेकिन शायद 13, 14, 15 जनवरी तक सब कुछ धीरे धीरे जोश जो है वो कम हो जाता है। जब हमें मोटिवेशन चाहिए बीच में अपने आप को पुश करने के लिए आपको क्या कोच करें? की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबके पास एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को वहाँ स्पेंड करना चाहिए। आपके पास एक अच्छा कोच होगा, वो आपको जिम तक लेकर ही आएंगे, क्योंकि वो कोच जब आपकी बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग का ध्यान रखते हैं, वो आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आ जाता है। एंड आई थिंक जो लोग वर्कआउट्स करते हैं वो ऑलरेडी मोटिवेट होके ही जाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, अरे क्यों कोच पे खर्च करना है, क्यों 3-4 हज़ार रुपये या 6-7 हज़ार रुपये हमने ट्रेनर को दे दिया, हम खुद ही सीख के कर लेते हैं। वो नहीं होता है। एक कोच का काम मोटिवेशन का भी होता है, बिल्कुल होता है। तो वो कोच पर डिपेंड करता है। अगर आपका कोच अच्छा है, आप छोड़ोगे नहीं वर्कआउट्स किसी भी हाल में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 80 यूरो, इंडिया में कितना आपको लगता है कि ऑन एन एवरेज इतना तो सबको अपनी हेल्थ पे हर मंथ खर्च करना है? 5,000 a month।
इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इसमें आपका जिम का फीस इंक्लूड होता है, डाइट फूड अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो 4,000 में भी आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, 6-7 हज़ार 8,000 भी हो सकता है, बट आई वुड से ऑन एन एवरेज 4-5,000 तो चलेगा। ट्रेनर की फ़ीस भी अगर आपको मिलते हैं ऐसे ट्रेनर्स जिम के अंदर जो पैकेज आप लेते हैं, 4-5,000 से अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें अभी और खर्चे महंगाई की बात करें तो 8,000 तक भी जा सकता है। आई थिंक एवरीबडी शुड अर्न फॉर देयर बॉडी। अगर बात करें वापस दोबारा मुंबई चलें तो मुंबई में आप किन लोगों को कोचिंग देते हैं? Who are मुंबई they? में बेसिकली कोई भी उम्र के लोग होते हैं, चाहे वो या किसी भी फील्ड से होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी होते हैं, आम आदमी भी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं। तो मैंने अभी इन्हीं सब पोर्टफोलियोज़ में काम किया है, सबके साथ काम किया है। एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हम रखते हैं क्योंकि हम किसी के रिजल्ट्स इस तरीके से बिना परमिशन के हम पोस्ट नहीं करते हैं। हाँ, बिना नाम बताए कोई ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी किसी की कि जब वो आपके पास हाँ जी। आए इसके लिए तब उनका ये स्टेज था, उसके बाद इतना उनका शायद मैं नाम भी ले सकती हूँ, पर अब अभी मैंने परमिशन नहीं लिया है। बट मैं जिस घर में रहती थी, जहाँ बॉम्बे में रेंट में, तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी मैंने उनको कंसल्ट किया था एंड शी हैज़ बिन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। देखो, क्लाइंट के हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के बिना हर ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट फेल हैं। तो वो मेरे पास आई थी, उनका बॉडी वेट अराउंड 85-87 के आसपास था और उनको आप जो इश्यूज़ बोल सकते हैं सब थे। थायराइड था उनको, और भी काफ़ी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आप बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ या फाइब्रॉइड, सारे टाइप के इश्यूज़ थे। बट उनकी डेडिकेशन पे मैं ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि डाइट तो हमें पता ही थी कि हमें उनको देना क्या है, मोटिवेशन फैक्टर भी रखना है। लेकिन उन्होंने 2 साल बहुत मेहनत की, उन्होंने मेरे से एक भी दाना पूछे बिना नहीं खाया। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उनकी बहुत सुपर्ब। उन्होंने 87 से अपना बॉडी वेट 60 लेकर आई और 60 से भी आज वो मोटिवेटेड हैं कि मैं 60 से भी थोड़ा और कम कर लूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। और वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा करती हैं। ये अपना फंक्शनल ट्रेनिंग 60 की एज में, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमन हु इज़ 60+ एंड हु हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। तो वो मेरी पहली क्लाइंट थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे दिया। एक्सरसाइज की बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? एरोबिक, एनारोबिक? ऑल। देखिए, हर एक्सरसाइज का अपना एक महत्व है, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं रनिंग की बात करती हूँ, विच इज़ कार्डियो फॉर एग्जाम्पल, कार्डियो आपके सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक रखता है, आपके हार्ट को ठीक रखता है। आपके हार्ट को कोई ठीक नहीं रख सकता, आपका कार्डियो ठीक रखेगा, आपके दिल का हाल। सो बेसिकली अगर जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा, उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स की आपकी सप्लाई होगी, उतना ही आपका ऑर्गन जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा। तो कार्डियो की अपनी अहमियत है, वो एंड्योरेंस के लिए है, वो स्टेमिना के लिए है। जहाँ पर हम बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की, वो आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम आदमी नहीं दिखेंगे, लड़कियों का एक क्वेश्चन होता है हम आदमी जैसे दिखने लग जाएंगे। नो, हड्डी के ऊपर मसल अटैच होती है, जैसे धागा, कठपुतली अगर आप देखोगे बिना धागे के नहीं चल सकती है, तो ऐसे ही वो धागा हमारी हड्डियों के ऊपर अटैच होता है। अगर हम देखेंगे स्केलेटन अपने आप नहीं चल सकता है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? मसल। तो अगर वो धागा कमज़ोर है आपका चलना फिरना, उठना बैठना, आपका पोस्चर कुछ भी मेंटेन नहीं हो सकता है। तो मसल में स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए। जहाँ पर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं या एज में आपको चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे एक्सरसाइज और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वेट ट्रेनिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज सही रीज़न से करें। वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि आपका लीन बॉडी मास मेंटेन रहे, आपका पोस्चर मेंटेन रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे। ओके, मसल्स की वजह से ही होता है। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, आपकी न्यू कैपिलराइजेशन होती है, न्यू कैपिलरीज बनती हैं हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो करती हैं, तो और भी अच्छा है आपके लिए। ब्रीदिंग आपकी इम्प्रूव होती है, जितना अच्छा आपका हार्ट रेट रहेगा, रेस्टिंग हार्ट रेट रहेगा। ऐसे मतलब 48 रेस्टिंग हार्ट रेट अचीव करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपका हार्ट रेट जितना अच्छा रहेगा एक्सरसाइज करके, आपका ब्लड प्रेशर भी उतना ही अच्छा रहेगा।
काफ़ी वेज़ोडाइलेशन होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो बीमार हो या नहीं हो, या सीनियर सिटीज़न हो या बच्चा हो, या स्पोर्ट्स पर्सन हो या आम आदमी हो, लेडी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हर टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका मसल टाइट है तो आप फिर भी जैसे टाइट जीन्स में बैठते हो ऐसे टाइट मसल्स के साथ भी आपकी बॉडी बिहेव करती है। तो हर कंपोनेंट, फिटनेस के हर कंपोनेंट का अपनी एक अहमियत है। लेकिन बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई भी सेलिब्रिटी है, बहुत फिट है, लेकिन जिम में एक्सरसाइज करते करते एकदम से उसको हार्ट अटैक आया एंड ही इज़ गॉन। देखिए, हार्ट का बंद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मृत घोषित करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फिट पर्सन्स भी जा सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि उनका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, तो आई कैन नॉट कमेंट अपॉन देम। एक्सरसाइज करने की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक राइट कोच के अंदर आप गाइडेंस लेके आप सब कुछ करते हैं। ठीक है, कई बार जोश जोश में बहुत ज़्यादा स्पीड पे हमने रनिंग कर ली, हो सकता है कि उस टाइम पे आपका हार्ट लोड नहीं ले पाया हो, या कोई और मेडिकेशंस के थ्रू आप जा रहे हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वजह से मे बी दे फेस अ प्रॉब्लम, या फिर शायद हम बोल सकते हैं कि लिखा ही था उनका अभी जाना। महिलाओं की हेल्थ के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि एक एज के बाद महिला ऑफन दे कंप्लेन बैक पेन बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो ये बैक पेन, जॉइंट पेन, नेक पेन जी इसलिए होता है क्योंकि एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल में 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है फीमेल से। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मसल बिल्डिंग हार्मोन, ठीक है, मसल्स को बिल्ड करने में काफ़ी मदद करता है। तो नेचुरली फीमेल का जो मसल है वो एज़ कम्पेयर टू मेल काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि वो हार्मोन ही वैसा है एंड जेंडर भी वैसा है। सो यहाँ पर फीमेल के लिए वेट ट्रेनिंग करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेल की तरह उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल वेट ट्रेनिंग करे। और अगर आप देखोगे ज़्यादातर घरों में आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में फीमेल्स वर्कआउट करने कम जाती हैं जिम्स के अंदर, मेल्स ज़्यादा जाते हैं। टियर 1 सिटीज़ में आई डोंट सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम नाउ, बट टियर 2 टियर 3 सिटीज़ या विलेजेस में हम देखें, आई डोंट फाइंड मैनी वुमेन इन द जिम। और प्लस उनको मिथ भी रहता है वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम आदमियों जैसे दिखने लग जाएंगे, कहीं हम ऐसे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन शेक्स जो हैं वो फीमेल के लिए नहीं है, ये तो आदमियों के लिए ही होता है, जबकि गलत है। सिर्फ एक ही ऑर्गन डिफरेंट है मेल एंड फीमेल में, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी सारे सिस्टम्स मेल और फीमेल की बॉडी में सेम है। स्केलेटल सिस्टम, फीमेल में भी 206 हड्डी हैं, मेल में भी 206 हड्डी हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मिथ्स ने फ्रंट सीट ले रखी है, साइंस ने बैक सीट ले रखी है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के हार्मोन बारे बैलेंस में। करने के लिए क्या करना चाहिए? डाइट। देखिए, आपके कंट्रोल में एक ही हार्मोन है विच इज़ इंसुलिन। इंसुलिन को कंट्रोल करना मतलब फूड से कंट्रोल करना। और फूड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसुलिन को सबसे ज़्यादा भड़का सकती है आपकी बॉडी के अंदर, वो है शुगर। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आप जो खा रहे हो उसमें कितनी चीनी है। आपने रोटी खाया तो रोटी टूट के ग्लूकोज में बदलेगी, और ग्लूकोज जो है वो मेरे ब्लड के अंदर जाएगा। क्या मेरी बॉडी इतना ग्लूकोज झेल सकती है? अगर झेल सकती है तो आप खा लीजिए, नहीं झेल सकती तो मत खाइए। ये आपके ब्लड टेस्ट भी बता सकते हैं। तो घूम फिर के सारी चीज़ों का जो बेस है वो हमारा न्यूट्रिशन है, वो जो कि न्यूट्रिशन हमारे कंट्रोल में भी है। बिल्कुल है, सबसे बड़ी चीज़ है आपके कंट्रोल में। आप प्रोसेस्ड फूड देख लीजिए, देखिए आप विटामिन मिनरल्स के आजकल कितने सप्लीमेंट्स मिलते हैं। विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ये इंडस्ट्री ने फ्लरिश करना स्टार्ट किया था 1950s में, क्योंकि विटामिन डिस्कवर ही 1929 में हुए हैं। पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये विटामिन होते क्या हैं। तो आप थोड़ा सा अगर प्रोसेस्ड फूड को समझेंगे तो उन्होंने क्या किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज़ें हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये किसी भी फूड में साथ में पैक होके आते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग ले लेते हैं। एग के अंदर जो हम योक जो फेंक देते हैं, जो नहीं फेंकना चाहिए, वो योक के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, और अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल भी होता है। तो जब नेचर से कोई फूड आता है वो पैकेज्ड होके आता है।
लेकिन जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम मैक्रोज और माइक्रोज को सेपरेट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं और साथ में हमें क्या हो रही है, विटामिन मिनरल की कमी हो रही है, तो हम सप्लीमेंट उठा के खा लेते हैं। तो हम होल फूड तो खा ही नहीं रहे हैं। और अब मैं बोलूँगी कि आजकल के लाइफस्टाइल में स्केड्यूल वैसा हो गया है सबका कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है इस चीज़ के बारे में, पकाने का टाइम नहीं मिलता है, तो प्रोसेस्ड फूड, बना बनाया फूड वो ले आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो प्रोसेस फूड शुड बी अवॉइडेड। प्रोसेसिंग किस चीज़ की हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं वे प्रोटीन की बात करूँगी, वो एक प्रोसेस्ड फूड है बट दैट्स अ गुड फूड। क्योंकि जो लोग मीट नहीं खा सकते, जो लोग बोलते हैं कि हमें पनीर भी पसंद नहीं है, बट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर मुझे पूरी करनी है तो वे प्रोटीन आप ले सकते हो। किसी भी एज ग्रुप के लिए हेल्दी है वो। वे प्रोटीन के डिब्बे भी आते हैं। हाँ जी, लेकिन वो आपको ऑथेंटिक लेना चाहिए। और ये कि कैसे हाँ, पता लगे ऑथेंटिक कौन सा है? सर्टिफिकेशंस होती है बहुत सारी। मैं एक ब्रांड पे ट्रस्ट करती हूँ। ये मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं कर सकती किसी भी ब्रांड की, बट मैं ब्रांड्स हैं जो 2-3 ब्रांड्स हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेशंस लिए होते हैं। ग्रास फेड वे प्रोटीन आता है, प्लस उसका अमीनो एसिड का प्रोफाइल। अगर आपको शक है तो कोई केमिस्ट्री लैब में जाके आप उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं कि ये ऑथेंटिक वे प्रोटीन है कि नहीं। बट अगेन हर एक टेस्ट में 1500 रुपये लग जाते हैं, वो प्रोटीन का कॉस्ट पड़ जाता है। तो आपको ब्रांड पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, इन ऑथेंटिक सोर्स से आपको लेना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि एक एज के बाद आपको अपना हर 2-3 महीने में वो कम से कम 6 महीने फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। ये ठीक भी है। और देखिए, आप डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। आपकी बॉडी आपको खुद ही आंसर दे देगी कि आपकी बॉडी में कुछ गलत है या नहीं, बट वो पता चलता है जब आपकी बॉडी कम्प्लीटली हेल्दी हो। फॉर सर्टेन एज आई वुड से कि 30 के बाद या 40 के बाद हर 6 मंथ्स में आप एक ब्लड टेस्ट आप चेक करा सकते हैं। कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए? बहुत सारे हैं। ये बेसिक टेस्ट जैसे हमारे होते हैं विटामिन B12, D3, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम बात करते हैं, या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। लेकिन मैं आपको सबसे ज़रूरी टेस्ट बताना चाहूँगी आज के टाइम पे, क्योंकि छोटे बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी की, डायबिटीज़ की, थायराइड की। 14-14 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं अरे मेरे बच्चे का हेयर फॉल हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ब्लड शुगर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो आपको करा लेने चाहिए एक बार, साल में एक बार। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं हैं या आपको लग रहा है कि मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो हम HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन करके एक टेस्ट होता है, वो भी हम कराते हैं। फास्टिंग शुगर से इतना आपको पता नहीं लगता है, बट फास्टिंग इंसुलिन आप करा सकते हैं, C पेप्टाइड आप करा सकते हैं। और एक और टेस्ट होता है HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपको क्राइटेरिया दे देता है कि आपकी बॉडी कितना शुगर टॉलरेट कर सकती है एट अ पर्टिकुलर एज। तो ये आपको मेरे ख्याल से सभी को करा लेने चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिन्हें मैं मानती हूँ। शुगर को अवॉइड करें तो कैसा रहे? शुगर हम लोग मानते हैं कि जो चीनी आपने चाय में डाली है उसी को ही हम शुगर मानते हैं, जबकि वो है नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सैकराइड्स मतलब शुगर। तो आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो 8 रोटी खाते हैं फिर भी कभी मोटे नहीं होते, बट उनको अगर नुकसान नहीं हो रहा है, शायद उनकी टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा है, बट इज़ इट स्टिल हेल्दी फॉर देम? आई वुड से नो। क्योंकि इतनी सारी जब हम शुगर ले रहे हैं 8 रोटी से, तो उसके अंदर एक और न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा-6। ओमेगा-6 की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाए तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, यानी कि अंदरूनी सूजन। अब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो पेन होगा। तो कई लोग पतले होते हैं तो भी बोलेंगे मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, या मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, या ब्लोटिंग हो रहा है, ऐसा करके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी इनवाइटेड हैं। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता है, ये भी गलत है हमारी सोसाइटी में। और किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बल्कि ओबेसिटी तो एक इंडिकेशन है कि चलो अब सुधर जाओ। जिसको ओबेसिटी भी नहीं हो रही है तो वो तो और ज़्यादा खतरा है कि अब पता नहीं कौन सा ऑर्गन ख़राब हो सकता है इतनी शुगर खाने के बाद। जी, तो निकिता जी, आज आपसे वाकई में बहुत सारी वैल्यूएबल फीडबैक, और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बात करते रहें, आप हमें ऐसी वैल्यूएबल इनपुट जो हैं देते रहें। और आप जो
की जो कोचिंग है उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट इसी पॉडकास्ट में सारा का सारा ले बिल्कुल, पर समय की सीमा को देखते हुए जी। हम पॉडकास्ट स्टूडियो में आज आ पाए और आपने इतना बढ़िया तरीके से चीज़ों को साइंटिफिकली विद एग्जाम्पल्स दे करके जो समझाया ना, वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और आशा है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उनको भी निकिता का जो आज का इंटरव्यू था वाकई में आंखें खोल देने वाला होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि अपनी बॉडी पर खर्च कर लीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल के लंबे लंबे मोटे मोटे बिल देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू नमस्कार। एवरीवन।